दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक सोल्जर जलते हुए टैंक पर चढ़ जाता है और दुश्मन की फौज पर 50 कैलिबर की मशीन गन से फायरिंग शुरू कर देता है। वो मौके पर ही 52 जर्मन फौजियों को मार गिराता है और दुश्मन के 3 टैंकों को तबाह कर देता है। ये शख्स, जिसे उसके साथी फौजी बेबी के नाम से पुकारते थे, एक अमेरिकन सोल्जर ऑडी मर्फी था, जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान तकरीबन 200 नाजियों को लुकमाए अजल बनाया। उसने एक लाजवाब मिलिट्री कैरियर से लेकर हॉलीवुड के बेहतरीन अदाकार तक का सफ़र करके अपनी कामरानी का लोहा मनवाया। मर्फी की ज़िंदगी को हम 2 मराहिल में तकसीम करते हैं। उनका पहला मरहला वर्ल्ड वॉर 2 का फेज़ है, जबकि दूसरा मरहला उनकी एक्टिंग का फेज़ है। वो 20 जून 1925 को किंगस्टन हंट काउंटी टेक्सास में पैदा हुए। मर्फी की परवरिश एक शेयर केरर के खस्ता हाल मकान में हुई। मर्फी के वालिद एमेंट अपनी वालिदैन की जिम्मेदारियों में कोताही करते हुए 12 बच्चों के वालिद बनते रहे, हालांकि उनके पास उनको खिलाने के लिए कोई मंसूबा नहीं था। मर्फी ने अपनी माँ और बहन भाइयों को पालने के लिए इर्द गिर्द खरगोशों और दूसरे छोटे जानवरों का शिकार करके खाना खिलाने में मदद की। 1940 में मर्फी के वालिद ने हमेशा के लिए ख़ानदान को छोड़ दिया और 1 साल बाद ही उसकी माँ का इंतकाल हो गया। अपनी माँ की ज़िंदगी को इज्जत देने के लिए और कुछ करने के लिए मर्फी ने अपनी 17वीं सालगिरह के 10 दिन बाद ही फ़ौज में दाखिला ले लिया। 1941 में पर्ल हार्बर पर हमले के बाद मर्फी ने नेवी में भर्ती करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मुस्तरद कर दिया गया क्योंकि तकरीबन 5 फुट 7 इंच लंबा और 130 पाउंड उनका वज़न कम था। एक नर्स ने उनके पैदाइशी रिकॉर्ड को तब्दील करने में उनकी मदद की ताकि वो 17 साल की उम्र में भर्ती हो सके, और जून 1942 में उसे रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका की फ़ौज में शामिल किया गया। मर्फी अपनी 17वीं सालगिरह के 10 दिन बाद ही फ़ौज में भर्ती हो गया। फरवरी 1943 में वो शुमाली अफ्रीका चले गए, जहां उन्होंने वसी तरबियत हासिल की। चंद माह बाद ही मर्फी का डिवीजन सिसिली पर हमला करने के लिए चला गया। ज़मीन पर उसके इक़दामात ने उसकी आला अफसरान को मुतासिर किया और उन्होंने उसे जल्द ही कारपोरल में तरक्की दे दी। इटली के गीले पहाड़ों में लड़ते हुए मर्फी को मलेरिया हो गया। इस तरह की नाकामियों के बावजूद उसने मुसलसल जंग में खुद को मुमताज़ किया। ऑडी मर्फी के फौजी सफ़र का दूसरा पड़ाव यूरोप था। अगस्त 1944 में मर्फी का डिवीजन ऑपरेशन ड्रैगन के हिस्से के तौर पर जनूबी फ्रांस चला गया। यहाँ पर उसके सबसे अच्छे दोस्त लेटी टिप्टन को एक जर्मन फौजी ने हथियार डालने का बहाना करते हुए खुले में लालच दिया और मार डाला। इस फेल से मुश्तइल होकर मर्फी ने उन जर्मनों पर इल्ज़ाम लगाया और उन्हें मार डाला जिन्होंने उसके दोस्त को मारा था। इसके बाद उसने जर्मन मशीन गन और दस्ती बमों की कमांड की और कई और करीबी ठिकानों पर हमला करके वहाँ मौजूद तमाम जर्मन फौजियों को हलाक कर दिया। कहा जाता है कि उसने तकरीबन 200 से ज़्यादा नाजियों को हलाक किया। मर्फी को उनके अमाल के सिले में मुमताज़ सिविल सर्विस क्रॉस से नवाजा गया। मर्फी की ज़िंदगी का सबसे अजीम कारनामा ब्रेवरी ऑफ बर्निंग टैंक है। ऑडी मर्फी ने होल्ड्सवर्थ, फ्रांस के करीब कोलमर पॉकेट की लड़ाई के दौरान अपना तमगा इम्तियाज़ हासिल किया। इस जंग के दौरान वो एक जलते हुए टैंक जिसका नाम M10 वोल्वराइन था उस पर चढ़ गया और जिसे करीबी खाई में छोड़ दिया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 की जंगी कामयाबी के बाद जून 1945 में मर्फी एक हीरो के तौर पर यूरोप से वतन वापस आया और परेड और वसी ज़ियाफ़तों से उनका इस्तकबाल किया गया। लाइफ मैगज़ीन ने अपने 16 जुलाई 1945 के शुमारे के हेडलाइन पर रख कर एक बहादुर और बच्चे के चेहरे वाले सिपाही को एजाज़ से नवाजा। इस तस्वीर ने अदाकार जेम्स कैग्नी को मर्फी को फ़ोन करने और अदाकारी का कैरियर शुरू करने के लिए हॉलीवुड में मदऊ करने की तरगीब दी। अपनी मशहूर शख्सियत के बावजूद ताहम मर्फी ने शनाख्त हासिल करने के लिए बरसों जद्दोजहद की। 1949 में मर्फी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी टू हेल एंड बैक शाया की। ये किताब जल्द ही एक नेशनल बेस्ट सेलर बन गई और 1955 में काफ़ी अंदरूनी बहस के बाद इसने अपनी किताब की फिल्मी वर्जन में खुद को पेश करने का फैसला किया। ये फिल्म एक सुपर हिट रही। 1975 तक इसने यूनिवर्सल स्टूडियो का रिकॉर्ड अपनी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मोशन पिक्चर्स के तौर पर अपने नाम किया। मर्फी ने मजमूई तौर पर 44 फीचर फिल्में की। अदाकारी के अलावा वो एक कामयाब मुल्की मौसीकार के नगमा निगार भी बन गए। उनके बहुत से गाने मारूफ फनकारों ने रिकॉर्ड किए, जिनमें टेन मार्टन, जेरी वॉलिस एंड हैरी नेल्सन शामिल थे। मर्फी की मशहूर फिल्मों में द किड फ्रॉम टेक्सास, द रेड बैच ऑफ करेज,
ڈیسٹری, نائٹ پیسج, نو نیم آن دا بلٹ, دا کوائٹ امریکن اور دا انفارگیون شامل تھی۔ انہوں نے ایک ٹیلی ویژن سیریز میں بھی کام کیا جس کا نام وسپرنگ سمتھ تھا۔ اپنی شہرت کے عروج کے دوران مرفی نے 1949 میں 21 سالہ اداکارہ وانڈا ہینڈرکس سے ملاقات کی اور ان سے شادی کی۔ ان کی شادی شروع سے ہی مشکل دکھائی دی اور انہوں نے 1950 میں ہی طلاق کے اپنے منصوبوں کا اعلان کر دیا۔ طلاق کے 4 دن بعد ہی انہوں نے 1951 میں دوبارہ شادی کی۔ اس بار ان کی شادی سابق ایئر لائن کی ایئر ہوسٹس پامیلا آرچر سے ہوئی، جن کے ساتھ ان کے 2 بچے تھے، ایک کا نام ٹیری مائیکل اور دوسرے کا نام جیمز شینن ہے۔ 1968 میں مرفی نے بتایا کہ اسے الجزائر کے تیل کے معاہدے میں $260,000 کا نقصان ہوا اور وہ ایک غیر ادا شدہ ٹیکسوں پر انٹرنل ریونیو سروس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے۔ اپنی مالی مشکلات کے باوجود مرفی نے شراب اور سگریٹ کے اشتہارات میں آنے سے انکار کر دیا، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس کا نوجوانوں کی مارکیٹ پر گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ مرفی نے جوئے اور خراب سرمایہ کاری پر اپنی خوش قسمتی کو برباد کر دیا اور اپنی مالی تباہی کا سبب بنا۔ مرفی کو جنگ کے بعد بے خوابی اور ڈراونے خوابوں سے بھی دوچار ہونا پڑا، ایک ایسی حالت جو پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کے نام سے مشہور تھی۔ مرفی کو نیند کی گولیوں کی ایک طاقتور لت بھی لگ گئی تھی۔ 28 مئی 1971 کو مرفی اس وقت مارا گیا جب وہ ایک نجی طیارے میں مسافر تھا اور اس طیارے پر بارش، بادلوں اور دھند کے سائے منڈلا رہے تھے۔ ورجینیا کے علاقے ریناکووا کے شمال مغرب میں 26 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ کے کنارے سے اس کا جہاز ٹکرا گیا۔ 7 جون 1971 کو مرفی کو آرلنگٹن نیشنل قبرستان میں فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ اس موقع پر اقوام متحدہ میں سفیر جارج ایچ ڈبلیو بش، آرمی چیف آف سٹاف ولیم ویسٹ مورلینڈ اور 3rd انفینٹری ڈویژن کے بہت سے لوگ موجود تھے۔ یہ بات آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ صدر جان ایف کینیڈی کے بعد یہ قبرستان کی دوسری سب سے زیادہ دیکھے جانے والی قبر ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے سب سے زیادہ ڈیکوریٹڈ سپاہیوں میں سے ایک آٹی مرفی کو تقریباً ہر ربن اور ہر فوجی میڈل سے نوازا گیا۔ مسٹر مرفی کو کم از کم 2 درجن ملٹری ڈیکوریشنز اور ایوارڈز ملے، جن میں میڈل آف آنر، دی ڈسٹنگوشڈ سروس کراس، دی سلور اسٹار اور کئی پرپل ہارٹس شامل ہیں۔ مرفی نے جنگ کو سینما کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے ایک بہت ہی مشہور کوٹ لکھا: Between fighting for your life and discovery, that's only it is a game, and you have to do a retake because a tourist's dog ran across the field in the middle of the battle.